आइए सर, आइए बिल्कुल सर, जी गिफ्टे पुलिस जनरल तो हमारे साथ देखो जनाब, हम दूर होके बैठते हैं। इस समय हम आश्रम गुरुद्वारा साहिब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक मीट जो महंत साहब से फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ मीटिंग के लिए पहुँचे हैं। फिर मुझे घर वालों ने क्या मिलेंगे आपसे। और आपका भी तो बहुत अच्छा है। हाँ सर, वो खालसा न्यूज़ थे। आपको कौन फॉलो करता? परम सत्कारयोग पूज्य महंत साहब जी, ऑनरेबल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ਅਤੇ तमाम ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ महंत साहब जी ਦਾ ਅਚਾਨਕ हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, जिस करके उन्होंने ऑपरेशन होया, स्टंटिंग हुई उन्होंने 3 स्टंट पे। तो रियासत तो बाहर तमाम लोग जेड़े भी इस डेरे की वालों वाकफ सन या इस डेरे की पहचान रखते सन, हर बशर ने कोशिश की कि महंत साहब की तबीयत का हाल जानने के लिए इन्हों के इतने पहुंचते रहे। तो आज साढ़े पास
ऑनरेबल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, साबका चीफ मिनिस्टर रतन लाल गुप्ता जी वो भी इत्थे पहुंचे ने, होर ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ, ਵੈਲਕਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਪ तमाम ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ तमाम ਸੰਗਤਾਂ, तमाम ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਚੀਦਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। शुक्रिया। मुझे मान रंजीत सिंह जी, मुखी जर्मनी डेरा नगाली साहब और रियासत जम्मू और कश्मीर अर्स्ट वाइल रियासत इस वक्त की यूनियन टेरिटरी के ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि पूरे भारत के हर दलीजी, अगर आप किसी का भी, इनके किसी विरोधी का भी दिल अगर कुरेदेंगे तो उसके दिल में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की इज्जत के लहू की बूंदें आपको चलती हुई रहेंगी। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ था और मरते दम तक जुड़ा हुआ रहूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मिलना जुलना सबसे है, हमारा दोस्तियां अपनी जगह हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ जज 1983 में हमारी मुलाकात हुई थी, 1983 में, और उससे लेके आज तक हमने इनका साथ, ये मैं नहीं कहूंगा हमने इनका साथ दिया, इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। मैं चूंकि गुरुद्वारा साहब की हजूरी में हम खड़े हैं, इसके जुरिस्डिक्शन में, वैसे भी झूठ बोलने का आदी नहीं हूं, यहां तो सवाल ही पैदा नहीं हो। डॉक्टर साहब इतने हमदर्द, अगर सबसे बड़ा सिख कौम का कोई हमदर्द रहा है पूरे भारतवर्ष में, मैं वो समझता हूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनमें सबसे सरफहरिस्त। इन्होंने हमारा इतना साथ दिया कि जब मैं स्टेट गुरुद्वारा बोर्ड का प्रधान था इलेक्टेड, तो उस वक्त मान साहब जी ने ख्वाहिश जाहिर की कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना, और जिस दिन हमने फैसला किया कि इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना है, तो वो तमाम जो लास्ट डेट्स वगैरह हुए 4 महीने हो गए हुए थे ऊपर। और उन दिनों मुझे याद है कि वाजपेयी जी की सरकार थी, नई बनी, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे मुरली मनोहर जोशी जी, जो कि हार्ड कोर आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले, और डॉक्टर साहब की उनसे मुलाकात नहीं थी। मैं उनको ये याद कराना चाहूंगा। और जब इनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कॉलेज है तो क्यों नहीं बनेगा, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मेरे होते हुए बनेगा और अभी बनवाऊंगा। मैंने इनसे कहा जी बात यह है सर कि लास्ट डेट हो गई है, वो हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा आधे से ज्यादा तैयार है, लेकिन ये डिफिकल्टी है कि वो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वाले मानते नहीं है। तो क्या लगे कौन करता है वो, मैंने कहा जी इस तरह वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मिनिस्टर करता है। तो इन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर अगले दिन ही, इनके लफ्ज मुझे आज भी याद है, इन्होंने कहा यार वो आरएसएस का बहुत ही वो कट्टर है, तो मैं कभी मिला नहीं हूं उससे, तो चलते हैं, कोई बात नहीं, क्या करें। और अगले दिन की फ्लाइट पे इनके साथ दिल्ली हम गए, इन्होंने अपॉइंटमेंट वहां से उनसे ले ली थी। और जब हम वहां गए, उस आदमी, वो भी चूंकि पुराने तजर्बाकार लोग थे, उनको ये पता नहीं था कि डॉक्टर साहब किस लिए आ रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी को बिल्कुल पता नहीं। लेकिन जब हम उनके कमरे में गए, मैं चूंकि घर से तैयारी करके गया था, फाइल शाइल उसकी पिछली अगली सारी कार्रवाई कानूनी वो तैयार करके लेके गया हूं। अंदर जब हम घुसे तो उसने अपने उनके अंदर जितने सेक्रेटरीज थे 6-7 अलग अलग महकमों के, उन्होंने सब बुला के बैठा के रखे हुए।
ताकि इनको किसी के साथ भी काम पड़े। ये डॉक्टर साहब का उस वक्त भी वाजपेयी जी के दौर में भी वो था। और इन्होंने, मैं समझता हूं कि मेरी तो जबान बंद हो गई जब इन्होंने हमारी वकालत शुरू की और इन्होंने कहा कि साहब ये जोशी जी ये वो लोग हैं जो 1947 में रिफ्यूजी बन के यहाँ आए हैं, इनके पास रहने की जगह नहीं है, इनके पास खाने का कुछ नहीं है, कपड़ा नहीं है, लेकिन ये लोग मेहनत करके खुद कॉलेज बनाना चाहते हैं। ये मंत्री जो है वो उन्होंने अपनी झोली फैला के लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हम भी इनकी मदद नहीं कर पाए। तो जोशी जी को के पास इन्होंने ऐसी वकालत की, उन्होंने कहा जी करना क्या है वो बताइए। तो इन्होंने मुझे कहा बताओ जी, मैंने वो जल्दी में एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा जी फाइल मुझे दे दीजिए और उसी वक्त फोन किया हमारे बैठे हुए चेयरमैन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को। उसने उधर से कहा कि साहब ये 4 महीने हो गया, पूरे मुल्क का प्रोसेस बंद हो चुका है। जोशी जी ने कहा नथिंग डूइंग, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए हुए हैं और पहली बार मेरे पास आए हैं और ये एक नेक काम के लिए आए हैं, ये करना है हमें, चाहे रूल अमेंड करना पड़े, वायलेशन करनी पड़े, कर दो। और दूसरे दिन में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में गया और हमें उन्होंने परमिशन दी। ये डॉक्टर फारूक। और जब भी इनसे बात फोन पे हो या मुलाकात हो तो हमेशा ये पहली बात पूछते हैं मान जी का क्या है। इस घेरे के साथ लगाओ, मन साहब के साथ लगाओ। देखिए आने तो यहाँ गुलाम नबी आजाद साहब भी आए, यहाँ होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी आए, सब लोग आए। हम उनके साथ कहेंगे जी इनको बड़ी हमदर्दी है, मन साहब के साथ बिल्कुल गलत। जो हमदर्दी, जो दिल से कदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करते हैं। और मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि डॉक्टर साहब आपको कश्मीर में कश्मीरियों ने किसी वक्त में शायद किसी हद तक साथ छोड़ा होगा। आपने और इलाकों में, मैं नाम नहीं लूंगा इलाकों का, जो आपके साथ 30-30 साल चलते रहे, साथ छोड़ गए होंगे। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का सिख है वो चाहे आपकी पार्टी से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता है, लेकिन अंदर से वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है और हमेशा वो हर जगह बैठ के आपकी बात करता है। क्योंकि आपका दिल एक इंसान का दिल है जो कि सोने के दिल से भी ज्यादा होता है। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, ज्यादा इतना कहूंगा कि हमारा जो तुरा जिसको हम बोलते हैं, हमारी जो बुनियाद है वो अकाल तख्त साहब है, गोल्डन टेम्पल है, पंजाब है। डॉक्टर साहब का पंजाब की जितनी लीडरशिप रही है आज तक, हर एक के साथ इनके गहरे मरासम। थोड़ा साहब आए तो मुझे कहने लगे जी मुझे डॉक्टर फारूक साहब के पास चलने की जरूरत। ढींसा साहब आए तो चलो जी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से मिलते। यानी इनके साथ इतनी प्रेम, इतना प्यार मोहब्बत। थोड़ा सा बीमार हुए, उनके हार्ट का बाईपास सर्जरी हुई अमृतसर में, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि चलो जी हम चल रहे हैं वहां उनका पता करने। यहाँ से एज चीफ मिनिस्टर ही ड्रोव डाउन टू अमृतसर टू फाइंड अबाउट हिज लाइफ। इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि ये हमारे दिलों में थे, हैं और रहेंगे। और मंच साहब भी को भी मैंने देखा है, क्योंकि मंच साहब से हम आपस में बातचीत करते रहते हैं। ये भी हमेशा डॉक्टर साहब की और उमर अब्दुल्ला साहब जब की पूछते, हमने किसी दिन किसी मसले में जाना था उनके पास, मेडिकल कॉलेज के मसले, जब हमने संगे बुनियाद रखा, तो मुझे आज ये मैं अपनी आंखों देखी बातें आपको बता रहा हूं। तो जब उनसे टाइम लिया और गए, तो उन्होंने हमें दफ्तर में नहीं बुलाया, उन्होंने घर में बुलाया। और घर में जब हम गए तो वो हमने गाड़ी रोकी, वो नंगे पांव अंदर से बाहर आए मन साहब को ले जाने के लिए। और जब हम काम के बाद वापस बाहर आए, वो नंगे पांव गाड़ी तक आके दरवाजा खोल के मन साहब को बिठा के गए। ये कदर ये महापुरुषों की और जो सूफी संतों की, जो उनको मानते हैं, जो तसव्वुफ की दुनिया को जानते हैं, ये वो लोग इज्जत करने जाते हैं। उमर साहब को भी इन्होंने वही अपने किरदार के वो जीन्स दिए हैं कि वो भी, उन्होंने भी जितना टाइम यहाँ चीफ मिनिस्टर की, उन्होंने अवाम की खिदमत की। और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों जिंदा है इतने इम्तिहान के बाद भी? क्योंकि इसमें रतनलाल गुप्ता जी जैसे वफादार लोग मौजूद हैं। यहाँ बड़े बड़े आए, बड़े बड़े अपने आप को खानदानी बताने वाले दो वक्ती दौर के परिंदे जो आए और फिर उड़ारी मार के तो भाग गए। मैं किसी की बात नाम नहीं लूंगा, मैं किसी का,
लेकिन मैं इतना कहूंगा कि ये वफादारी की कदर भी डॉक्टर साहब ने की और आज रतनलाल गुप्ता जी जो हैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं हम किसी के मुखालिफ नहीं है, ना किसी की खिलाफत हम करेंगे। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा, इन्होंने या पुंछ चोरी के दौरे पे थे तो मेरी इनसे बात हुई फोन पे, ये उस वक्त मेंढर में थे, तो इन्होंने मुझे पूछा जी मान जी का क्या हाल है। मैंने इनको कहा जी इस तरह से उनको थोड़ा सी प्रॉब्लम हुई थी तो उन्होंने प्रोसीजर करवाया है। तो कहने लगे नहीं, मैं जिस दिन जम्मू आऊंगा मैं उधर से ही वाया मुगल रोड चला जाऊंगा वापस, लेकिन जिस दिन जम्मू आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा तो हमें मान साहब के पास जाऊंगा। और ये आए हैं कल, कहा मुझे याद है बुढ़ापे में भूल जाए। नहीं सर, आप सर आप तो मैं रैना साहब का मुझे परसों फोन आया कि जी डॉक्टर साहब आए हुए, मैंने कहा उनसे कहना कि इस तरह मान साहब का पता कर रहा था, मैं दिल्ली में था। तो इन्होंने मुझे कल शाम को बोला कि जी आए हुए हैं डॉक्टर साहब को करना है वहां, तो मोस्ट मैं सिर्फ इतना कहूंगा, एक शेर कह के मैं इजाजत चाहूंगा कि हम इनको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब हंसमुख भी हैं, मजाक भी कर लेते हैं और बाज़ौक़ भी हैं। इनमें के क्या बस इनके कितने गिनाऊंगा उसकी जरूरत नहीं है, पर इतना जरूर कहूंगा कि बावफा इतना कि मांगो तो जान भी दे, बावफा इतना कि मांगो तो जान भी दे दे, और ज़हीन इतना कि हर बात टाल देता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सर नहीं, वो इस सरकार पे क्या करेंगे, वो भी हम आप ही बनाएंगे, आप ही। मान साहब, अल्लाह ने आपको सेहत बख्शी, वाहिगुरु ने बहुत। मेरा लगाव इस डेरे से वालिद के बाद, जब खान साहब नहीं थे कि दूसरे बुजुर्ग थे जो इस तख्त पे बैठे। मेरा लगाव आप लोगों से इसलिए भी है कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त गुरदेव सिंह राणा, वो कनाडा में मेरे साथ पढ़ता था, और वो घौन गांव है बारामूला के ऊपर पहाड़ी पे। मैं उसके घर भी गया, वालिद बहुत, और उनकी अम्मा बहुत नेक है। इस डेरे से और आप लोगों से मेरा वापस बहुत ज्यादा। मैंने कभी धर्मों में फर्क नहीं, मैंने ये सोचा है कि वो है मालिक, उसको याद करने के कई दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से आपकी मर्जी है उस दरवाजे से चले जाइए, वही है। और कई चीजें हो जिनको मैं दोहराऊंगा नहीं, मौका नहीं, मगर एक बात जरूर, हमने कोशिश की, आप लोग जो माइनॉरिटी में है, कि आपका कोई होना चाहिए जो आपकी मुश्किलों को सुन सके। तो हमारे यहाँ जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन है, हमने उसमें सरदार साहब को रखा, इस बुनियाद पर रखा कि कोई ऐसी काम न हो जहाँ कि आपके बच्चे की या बच्ची का जो है उससे किसी तरीके से धक्का मार, तो कोई वहाँ पे हो जो इसकी सेफगार्ड करे। इलेक्शन आए, खान साहब ने इनसे पूछ के हम लोगों ने कैंडिडेट खड़े किए, मगर माफी चाहता हूँ आपसे, आपकी कम्युनिटी में भी उतना डिवीजन है जितने हमारी खड़ा किया। आखिरी मिनट पे कांग्रेस वाला सारा सौरानी करे, उनने आखिरी मिनट पे 3:30 बजे दूसरे सरदार को खड़ा कर, मैं नाम नहीं, क्या हुआ आप हैरान हो, 28,000 वोट लेकर वो नहीं जीता। हमारे आदमी ने 5,000 वोट काट दिए और उसको जानते हुए कि वो नहीं जीता। मगर जो आज
मेहरबान आज की हुकूमत कर रही कि हमें हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग, सिख को अलग बांट की पॉलिसी कर रहे कि हमने जीतना है, वो पहले वाली हुकूमत भी कर रही। ये उन्होंने उनसे भी सीखा कि बांटो इनको और अपना घोड़ा निकालो। मगर उसके बाद भी, हारने के बाद मैंने उनको मिनिस्टर बनाया। है सही? सही है जनाब? जी बिल्कुल। मिनिस्टर बनाया और कहा कि न सिर्फ तुमने इस मिनिस्ट्री को देखना, तुमने इस कौम को भी देखना है कि इस कौम में अब हर वक्त हम लोगों ने ड्राइवर नहीं बनना है, क्लीनर नहीं बनना है, हमने इंजीनियर और डॉक्टर बनने हैं। वो जमाना गया जबकि सिर्फ सरदार जो है वो ड्राइवरी ही करेगा। तब जब ये तशरीफ लाए, जिनने सब बयान के मसले ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मैंने कहा ये बहुत अच्छा कदम आप कर रहे हैं कि आपकी कौम के लिए भी बच्चों को एक सहारा होगा कि वो इंजीनियर बनेंगे, दुनिया के हर कोने में जाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है आपका वो बना। मैंने उस वक्त भी इनसे कहा था, मान साहब भी है, मैंने कहा मेडिकल कॉलेज भी बनाओ। मौका है, मगर उस वक्त मेरे ख्याल से फाइनेंशियल की कमी थी, दूसरा मामला था, तो नहीं हुआ। मगर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो वक्त लाए, आपका मेडिकल कॉलेज भी बने, क्योंकि ये जरूरी है। मैं आपके लिए कोई मेहरबानी नहीं करता, मैं समझता हूं ये जरूरी है। अगर इस कौम को उठना है, इस कौम को उस दलदल से निकलना है। फिर वक्त आया, मैं इनके पास आया दूसरे इलेक्शन, कहा 2 सीटें दी, याद है? ऊपर साहब 2 नाम जी आप ले लीजिए, धोनी को है, सही है? बिल्कुल। हमने कोई कमी नहीं है। आज भी से कहता हूं, भटकते क्यों हो, इधर आओ, घर आओ। आपके सामने महांती में आपके सामने क्या है? घर ये है। क्योंकि अगर हम इकट्ठे चलेंगे तो हो सकता हम यहां की मुश्किलों को दूर करेंगे। इकट्ठे नहीं चलेंगे, हम बढ़ जाएंगे, तो हम कभी किसी की मदद नहीं कर सकते। इसे ये अब आप पर है। जब वो वक्त आए तो ये आपको फैसला करना पड़ेगा, आप किसको देते हैं और कहां से देते हैं, और उसको फिर जिताना है। वो आपका काम, मेरा काम नहीं। तो आपको ऑफर करते हैं कि ये लीजिए, और जो आप लोग फिर सोसाइटी जो आपकी है वो फैसला करे, बिस्मिल्लाह, हमें कोई एतराज नहीं। और अल्लाह ने अगर हुकूमत दी तो मैं उसको वजीर भी बनाऊंगा, ये भी मैं आपसे वादा करता हूं, आज वादा करता हूं। इससे मैं आपको कहता हूं, हम लोगों ने अगर इस देश को, न सिर्फ इस रियासत को, अगर हमने इस देश को इस नफरत से निकालना है तो हम लोगों ने इकट्ठे काम करना है, इकट्ठे इस नफरत को निकालना। क्योंकि उसके सामने वो सबका मालिक, किस तरह से आप उसको देखते हैं, कहां से देखते हैं, वो आपकी मर्जी, मगर मालिक वो है, एक ओंकार, मालिक वो है। और अगर हमने ये सोच के चलें कि हमने इस वतन को, और न सिर्फ इस वतन बल्कि सारे मुल्क को इस नफरत से निकालना है, तो हमने इकट्ठे खड़े होकर इस नफरत से दूर। और सबसे बड़ी ताकत जो है मौला है, भाई गुरु के जो भी कहें आप, उससे मांगना है कि भाई अगर हमारी गलतियां उसको माफ कर और हमें वो रास्ता दिखा जिससे कि हम इन मुश्किलों से निकल सके, इस गरीबी और बेकारी से निकल। आज हमारे बच्चों को देखिए, बच्चियों को देखिए, पढ़ी लिखी, घर में बैठी हुई, घर में बैठे हुए बच्चे है या नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। बहुत प्लान्स बताते हैं, ये है, वो होगा, लटरम होगा, शटरम होगा, कहाँ है? इसलिए अगर इस चीज को हमने तब्दील करना है तो सबसे पहली बड़ी ताकत उससे है। और इनसे कहता हूं, मेहरबानी कर मांगा करें उससे कि भाई हमारी गुनाहों को अफू करें और हमें सही रास्ता दिखाएं। वही हमारा मकसद है। और प्रभु करे कि हम लोग इकट्ठे होकर सारे इस निज़ाम को, न सिर्फ यहाँ बल्कि सारे मुल्क के को अच्छा कर सके और आगे चल सके। खुदा करे। अच्छी बात ये हो गई कि देखिए ना,
किसानों ने जब एकजुट होकर बात की, वो तो कहते हैं हमने नहीं छोड़ना, सवाल ही नहीं, बदल ही नहीं सकता। ये तो वो लकीर है ऐसे की जो हिलाई नहीं जा सकती। अगर लोगों ने जब वो एक जाति दिखाई, लकीरों की लकीरें मिट, मगर कुर्बानी देनी पड़ी। 700 से ज्यादा किसानों ने कुर्बानी दी, तो तब उसने भी कहा अच्छा अब वक्त आ गया, ठीक है, मैं तुम्हारी कुर्बानी कबूल करता हूं, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं। इसलिए हम लोगों को भी उसकी तरफ रुजू होकर कहना चाहिए कि हम गुनाहगार हैं, हम पे रहम कर, मुश्किल से निकाल, और हम में भाईचारा। सबसे बड़ी चीज अगर हम बचेंगे तो भाईचारे से बचेंगे। दुश्मन बहुत है, हर तरफ देखेंगे आप दुश्मन ही दुश्मन। बोलते एक बात है, करते दूसरी बात। इसलिए उससे कहिए कि हमें इकट्ठा रखें, मजबूत रखें, और हम आगे चल सकें, और इनको सेहत दें कि वो हिंदुस्तान को देख सकें जो सबका हिंदुस्तान हो, और सबके प्यारे से और हिम्मत से और इज्जत से रह सकें। और मुझे शुक्र है खुदा का, ये इनने उस बड़ी तकलीफ से ये निकल आए। और आप भी इसको तंग ज़्यादा नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, इसलिए जानता हूँ, खुद भी कई बीमारियों का मुजस्मा हूँ, मगर उसने बचा रखा है। उसने मुझे कुछ ज़रूर तमाशा दिखाना, और मैं आपको यकीन करता हूँ ये और मैं दोनों वो पशु तमाशे देखें, और इंशाल्लाह आप भी देखें। और सिर्फ ये है कि इन लोगों को जरा सीधा रखना है, इसको खास कर सीधा रखना। ये कभी कभी इधर उधर यहाँ पे उधर की बात करते हैं, देखो तीन कार्य है जिधर आज सीधा कार करता है, और गुरु जी के सामने जो है, महंत जी के सामने, और क्या है आगे कहेगा नहीं, मैंने पहले आप लोगों से पूछना, अरे इससे बड़ा कौन है, महाबाल के कुल तो यहाँ बैठा हुआ है, और इसीलिए तुझे खड़ा किया था। आपसे मोहब्बत करता है, कभी नहीं बोल, कभी नहीं बोल, आपको बोल करता है दिल से। ईमानदारी से मैं कह, इन्होंने इन पे से भी, और दोनों ने इस इदारे से हर वक्त वफा की है, हर सूरत में, और आगे भी वफा करें। ने सही कहा, बड़ा मुश्किल था वो इंजीनियरिंग कॉलेज, मगर उसको मंजूर था कि जिसके नाम पे ये होने वाला है वो वहां से देख रहा है कि क्या बनेगा, और आज शुक्र है खुदा क्या चीज बनाई है, मगर अभी उसको और बढ़ा, और इसमें डिपार्टमेंट्स खोल रही है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, चीजें बदल रही हैं। बॉयज एंड गर्ल्स नीड दैट न्यू थॉट एंड न्यू वे। और दूसरी बात आपको मान जी बताऊं, हम लोग धर्म से बहुत पीछे हो गए। हम नाम के मुसलमान और सिख और हिंदू हो गए हैं, अमल के हम नहीं हैं, अमल से बहुत दूर है। और इसीलिए हमारे न सिर्फ दुनिया पे ये मुसीबतें जो आ रही हैं, ये वो जगाने की कोशिश कर रहा है कि मैं मालिक हो, आ जाओ इधर को, सीधा रास्ता करो, नहीं तो वो वक्त आने वाला है कि सब उलट जाएगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बच्चे और बच्चियों भी धर्म की तरफ ले आइए। हमारे बच्चे आज बहुत दूर हो रहे हैं, आज नशे वाली दवाइयां खा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जो टोटली धर्म के खिलाफ है, किसी भी धर्म के खिलाफ है। इसे मैं महान जी आपसे भी गुजारिश करूं कि जितना हो सके लोगों में ये प्लीज पैदा करें कि वो धर्म की तरफ, हम उससे बहुत दूर जा रहे हैं, और बर्बादी दुनिया में आप देख रहे हैं, हद तक बर्बादी। नहीं देखिए कहां से बीमारी आई कि नाम ही नहीं लेती जाने का, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, खुदा जाने कौन सी वेव आएगी, कब हम बचेंगे इससे। और इसलिए क्योंकि हम उसको छोड़ गए। न करे कि हम वो दिन देख सकें कि हम लोग फिर से उस धर्म के रास्ते पे आए और हम लोग चल सकें। और आप तो खुद कहते हैं कि अब कोई गुरु आएगा नहीं, गुरु ग्रंथ साहब आखिरी दिन, उसको पढ़िए, कोई फर्क नहीं है, हर धर्म की चीजें उसमें हैं, मगर इंसान उस पर अमल करे।
मैं यही दुआ करता हूँ उससे कि आपको सलामत रखे, आपके घर वालों को सलामत रखे, इन्हें सलामत रखे, और हम लोग न सिर्फ इस रियासत बल्कि अपने वतन सारे मुल्क आबाद होते हुए देखें, मोहब्बत में रहते हुए देखें और तरक्की करते हुए देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, बोले सो निहाल। ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ मान साहब जी ने हुक्म कर दिता। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का कल शाम ਨੂੰ फोन ਸੀ कि बई मान साहब जी की तबीयत ठीक नहीं है और याद कराना सवेरे 9:30 बजे। मैं सवेरे 9:30 बजे फोन किया, फारूक साहब ने कहा कि शाम ਨੂੰ 4 बजे चलना है। मान साहब जी की तबीयत नासाज सी ते पता लैन जाना है। फिर मैं बिल्कुल ऐसी कोई गल नहीं, फारूक साहब तुहाडा शुक्रिया अदा करते हैं। और तुसी पार्टियां की गल करते हो, तुसी आखोगे तो गर्दन कट के प्लेट च रख देना असीं तुहाडे लई हमेशा हाजिर हां। बाकी कहता ना जी इधर उधर की बात न कर। मैं समझदा जनाब, लेकिन असीं तुहाडे कोलों किते बाहर नहीं आया ते जिसले भी जेड़ी भी गल होएगी तुहाडे कोलों ही होनी है और किधरे नहीं होनी। बस ठीक है, सीधी गल करना, हाथ मिला सब तो रब सलामत रखे, गुरु जी की सलामती लो। दादा तो यही है। बहुत तुहाडा बहुत शुक्रिया। बाकी जिसले ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰਾ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, और ऐसी गल नहीं होगी, वक्त भी आएगा। आज तो इस गुरु के सामने जो तूने कह दिया बस यही, बस उतना ही बड़ा तनु बता गए। गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच सर। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਤਨ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਬੇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਨੀ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। माफ करना अगर मैंने इनको फौरन खड़ा कर, मैंने कहा आपके सामने बात। बहुत बहुत शुक्रिया। बोले सो निहाल। भाई गुरु तुम सलामत रखे। इधर आओ जी, आओ जी, आओ इधर आओ। मैंने बहुत खुशी हुई, बड़ी जबरदस्त। एक तो इन्होंने सेहत आप देखा, मैं डरता था, मैंने सुना रहम करे, मगर शुक्र है ऊपर वाले का कि अभी बड़े साल बना हम दोनों अभी नहीं जाना। ने वादा करता ऐसे नहीं जाना होता। अभी आपके जेरे छाया हमने बहुत काम करने हैं, ऐसा नहीं और लोग करेंगे तो कोई सलामत जी बोलिए। आराम से करो ना, जरूरी है साथ दो। किस और देखते हैं जम्मू कश्मीर का युवा किस और जाए, क्योंकि डेली वेजेस का जितना भी उनका सामान था वो सब कुछ चल चुका है, जितना रिकॉर्ड था सब कुछ चल चुका है। देखिए मैं आपको कहूँ इसमें कोई शक नहीं कि आज हिंदुस्तान की हर रियासत को छोड़ के ये देखा जाए तो सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ जम्मू कश्मीर का। दूसरी बात, महंगाई भी आसमान से बात कर, ये भूलिए मत, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के प्राइस इतनी ऊपर हैं कि यहाँ सब काम जो है रोड से होगा। मैं इनसे दरखास्त करूंगा इसको वापस नीचे करिए कि लोगों की गरीबी में वो कुछ खा सके। आज आप देखिए, आपने खुद देखा होगा कि वहाँ पे वाराणसी में उन्हें दिए जलाए, और कमाल ये देखिए कि लोग गए और दियों से तेल निकाला, और जब उनसे पूछा गया क्यों निकाल रहे, उन्होंने कहा जी 200 रुपए का एक
किलो है तेल 250 रुपए किलो, बिल्कुल। हमारे पास वो पैसा नहीं कि हम इसी से ये खाना पकाएंगे जो हमने ये किया। ये हाल है हमारे वतन का और इसको भी मुल्क को देखना चाहिए, जिससे वजीर आजम ने बहुत बड़ा कदम उठाया किसानों के बारे में, वो बिलें वापस ली। इसी तरह इनको ये जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें इनको भी कम करना चाहिए कि मुल्क के लोग चैन का सांस ले सकें। अब आहिस्ता आहिस्ता सीएए के लिए भी और 370 के लिए भी बातें उठ रही हैं कि अगर फार्मर बिल जो है वो वापस लिया गया तो 370 भी वापस। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये लोगों के दिलों की बात सुनेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मैं दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर करना चाहता हूँ। तो इसमें ये जरूरी है, अगर ये दिल की दूरी को दूर करना चाहते हैं, एक तो स्टेटहुड को वापस करें और दूसरा जो इन्हें हमारा ये इकोनॉमी जो है उसको जो इरोड किया है इसको वापस करें। हैदराबाद एनकाउंटर पर क्या टेक है? देखिए, जहाँ तक वो है अब वो कोर्ट की इंक्वायरी है। हम तो चाहते हैं कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी है, जज इंक्वायरी करना चाहिए, क्योंकि मैजिस्ट्रेट जो है वो गवर्नमेंट के नीचे आता है और वो गवर्नमेंट के ही दबाव में कुछ भी कह सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो कि इस गवर्नमेंट का मुकाबला कर सके और सच्चाई बोल सके। डॉक्टर साहब, एक ही प्रश्न है, सिर्फ डेली वीजर्स के लिए जो पुराने समय की सरकारों में लगाए गए थे उनके हालात बहुत बुरे हैं, देखा वो भी जी एक तो उनको जो निकाला जा रहा है ये गलत है, और जो ये डेली सर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जा रही, बड़े इनको फौरन कोई बनाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे ऐसे हालात बन जाएंगे फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। सर जिसमें से सिविलियन किलिंग्स हो रही है कश्मीर में और आज पठानकोट भी हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत पुराना मसला है, ये कोई नई चीज तो है नहीं, मगर एक दफा यहाँ पे दिलों को जीता जाएगा तो मैं समझता हूँ ये चीजें हल हो जाएंगी। और मैं हर बार यही कहता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों मसलों में ये जो आप धमकियां देते हैं कि हम वो कर लेंगे, हम ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, इससे मामला हल नहीं होगा। जब ये चीन से बात कर सकते हैं जो हमारी सरहद के अंदर है, वो तो हमारी सरहद के अंदर नहीं है, ये तो हमारी सरहद के अंदर रोज चल रहे हैं, आगे आ रहे हैं। अरुणाचल में आज दूसरा वो नया गांव भी बन गया है। अब आप देखिए, जब उनसे ये बात कर सकते हैं तो इनसे क्यों नहीं बात कर सकते जो इतने नजदीक है? हमने देना तो कुछ है नहीं, न कुछ ले सकते हैं, तो हमने किसी तरह से इस लाइन को ठीक करना है कि हम लोग जो हैं, जो वहां के लोग हैं, हमारे लोग हैं, आ सके, जा सके, ट्रेड चल सके, बाकी चीजें चल सके। जब आप सियालकोट का रास्ता खोल रहे हैं यहाँ पे कि लोग आ सकें, जा सकें, रास्ता खुल सके, तो जो दिलों में वो जो दुश्मनी है वो दूर हो जाएगी। प्यार ही तो चाहिए। इलेक्शन के लिए एनसी कितनी तैयार है? जनाब कल करेंगे हम, अभी तैयार है, अभी करो। क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है 50 के पार हम ले जाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ वो तब लेंगे जब वो मशीनों में चोरी करेंगे, जब वो या तो पुलिस और फौज को इस्तेमाल करेंगे झूठे वोट डालने के लिए, तब वो जीतेंगे। जम्मू में किस मैं तरह आपसे कहता हूँ बीजेपी कभी हुकूमत नहीं करेगी जम्मू कश्मीर पे, न कभी वो इतने वोट सीटें लाएगी जो ने पहले लाई थी। उनको जवाब देना पड़ेगा यहाँ के लोगों को जो ने यहाँ जुल्म किया है, बेकारियां बढ़ाई हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा। आप जानती हैं यहाँ के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं था, मैंने पार्लियामेंट में शोर उठाया, मैंने कहा कमाल है, आप तो आसमान से बातें कर रहे हैं कि यह है, यहाँ लोग मर रहे हैं, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। क्या लोग भूल जाएंगे? वो जाइए सड़कें देखिए, अच्छा तो बहुत है, हम इतना पैसा खर्चा रहे हैं, कहाँ है वो पैसा? अगर इतना पैसा खर्चा रहे हैं तो हमारे जो ये अनएम्प्लॉयड है उनका क्यों नहीं कुछ बन रहा है? या जो हमारे डेली वेजर्स है, आप हैरान होंगे, कई जगहों पे तनख्वाह नहीं दी है अभी तक, तो वो कहाँ? दुकानदार तो उसको नहीं देगा कर्जे पे, कैसे देगा, कब तक देगा? बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कपड़े हैं, बाकी चीजें, उनकी तरफ देखना पड़ेगा। सर आखिरी सवाल, डिलिमिटेशन कमीशन का जो रिपोर्ट है वो कभी भी आ सकती है, क्या लगता है? सुनिए, डिलिमिटेशन कमीशन को हमें बुलाना है, हम जो 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हमारे साथ बैठ के मीटिंग करनी है। हम तो सुने, अभी तक वो मीटिंग हुई नहीं। जब ये आए थे तो उन्होंने कहा ये हमारी प्रिलिमिनरी मीटिंग है, उसके बाद हम फाइनल मीटिंग करेंगे जब इन मेंबर पार्लियामेंट्स को भी बुलाएंगे। तो हमने देखा, तो रिपोर्ट तो कब होगा? रिपोर्ट पे मायने रखेंगे? मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे, वो खुदा ही जानता है, ये तो मालिक कुल है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। परेशानी नहीं कोई। जिस तरह से आपने देखा कि अभी फारूक साहब ने कई प्रश्नों के उत्तर दिए और लोगों के साथ मुलाकात की। कोई ज्यादा बात नहीं तो मुझे माफ कर दो। क्या बात करते हैं मैं कल चला जाऊंगा कि फिर वापस आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लो।